In the previous video, we had covered the 3 theories of the labor welfare and there are in total 7 theories. So आज हम बाकी के 4 theories करेंगे, but let's revise those 3 theories. So जो हमने पहला पढ़ा था वो था policing theory of this labor welfare, जो कि कहती है कि human being is very much selfish और वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने benefits को increase करने के बारे में सोचता है और इसी वजह से वो अपने वर्कर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करता है। उनके लिए कोई भी वेलफेयर मैकेनिज्म नहीं लेता, नॉट इवन द मिनिमम स्टैंडर्ड जो लेना चाहिए उनको, मतलब थोड़ा सा भी इनिशिएटिव नहीं लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टेट को इंटरवीन करना पड़ता है। स्टेट कौन है यहाँ पे? गवर्नमेंट। सो द गवर्नमेंट को और स्टेट को इंटरवीन करना पड़ता है सो एज टू प्रोवाइड द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेलफेयर टू द वर्किंग क्लास। सेकेंड थ्योरी जो हमने पढ़ी थी वो थी रिलीजियस थ्योरी। सो रिलीजियस थ्योरी में एक्चुअली बोलते हैं कि जो मैन है वो एक रिलीजियस एनिमल है और उसके अंदर ये जो रिलीजियस फीलिंग्स हैं वो एम्प्लॉयर को प्रॉम्प्ट करती है कि वो इनिशिएटिव्स ले सके और जो भी वो इनिशिएटिव लेता है या फिर कोई भी अच्छा काम करता है उसको वो एक इन्वेस्टमेंट का रूप देता है। मतलब आज मैंने इन्वेस्टमेंट करा है तो कहीं ना कहीं मुझे आगे चल के मतलब अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सो इस होप में वो काम करता है और इसमें क्या होता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें बोथ बेनिफैक्टर जो कि वेलफेयर प्रोवाइड कर रहा है एंड द बेनिफिशियरी both are benefited by the good work done by the benefactor or the employer. Now ये theory किसको consideration actually ये theory कहती है कि अगर आप एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट्स या फिर वेलफेयर मैकेनिज्म्स इनिशिएट कर रहे हैं तो इसमें जो वर्कर्स हैं दे आर नॉट जस्ट बेनिफिशरीज, दे आर एक्चुअली द राइटफुल क्लेमेंट्स। मीन्स वो इसको ओन करते हैं, ये वेलफेयर का पार्ट उनका राइट है। अब जो नेक्स्ट थ्योरी हमने करी थी वो थी फिलान्थ्रोपिक थ्योरी। अब जो हमें पता है कि फिलान्थ्रोपर्स कौन होते हैं, दैट द मैन मीन्स लविंग मैनकाइंड और मैन लविंग पीपल, और मतलब वो खुद से ही उनके अंदर ये भावना होती है कि वो अपने जो भी मैनकाइंड है उनके लिए इनिशिएटिव्स ले। और एक्चुअल रियल में तो मैन इज बेसिकली सेल्फ सेंटर्ड, बट उनके अंदर ये जो फीलिंग्स है ये पर्सनल मोटिवेशन से आती है। उनको अंदर से ऐसा फील होता है कि हमें वर्कर्स के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं वो रतन टाटा या फिर टाटा कंपनी का दे सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरी जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो है पैटर्नलिस्टिक और द ट्रस्टशिप थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। अब यहाँ नाम से ही पैटर्नलिस्टिक से एक फीलिंग आ रही है, मतलब आप इसे कैसे लर्न कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है यहाँ पे एम्प्लॉयर एक पेरेंट की तरह एक्ट करेगा और जो भी उनके एम्प्लॉयज हैं वो उनके बच्चे या फिर माइनर्स की तरह एक्ट करेंगे। तो मतलब यहाँ पे वो पेरेंट होने के नाते अपने एम्प्लॉयज के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स लेगा। सो थ्योरी क्या बोलती है? इट्स हेल्ड दैट द इंडस्ट्रियलिस्ट्स और द एम्प्लॉयर्स होल्ड द टोटल इंडस्ट्रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज एटसेट्रा। तो एक्चुअली जो भी ये थ्योरी के बारे में अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे और इसमें ये बोला गया है कि जो भी एसेट है कंपनी का वो सारा जो भी है उसका कंट्रोल सब कुछ एम्प्लॉयर के पास होगा, लेकिन वो उसे अपने वर्कर्स के साथ शेयर करेगा, वो अपने सोसाइटी के लिए और बेनिफिट्स सोसाइटी के लिए कुछ वेलफेयर मैकेनिज्म्स लेगा एटसेट्रा। अब देखो यहाँ पे एजम्पशंस इन्होंने एज्यूम करा है कि जो भी वर्कर्स है और जो भी वर्किंग क्लास है दे आर लाइक माइनर्स, दे नॉट एबल टू लुक आफ्टर देयर ओन इंटरेस्ट। जैसे कि छोटे बच्चे अपनी देखभाल नहीं कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स उनकी देखभाल करते हैं, उसी तरीके से ये थ्योरी एज्यूम करती है कि जो यहाँ पे वर्कमैन है और जो वर्किंग क्लास है दे आर माइनर्स, दे कांट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे एम्प्लॉयर्स उनके लिए इनिशिएटिव लेता है एंड ऑल्सो दे मीन्स दे आर नॉट एबल टू लुक आफ्टर देयर ओन इंटरेस्ट बिकॉज दे आर इग्नोरेंट। अब यहाँ इग्नोरेंट को बोला जा रहा है कि जो एम्प्लॉय है उनके पास वो अवेयर नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, इन सब फैक्टर्स की वजह से दे आर इग्नोरेंट और सो दे आर माइनर्स। एंड इसी वजह से जो एम्प्लॉयर है और जो भी वी कैन से ओनर है वो यहाँ पे एफर्ट्स लेता है। सो एम्प्लॉयर्स हैव द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ देयर माइनर्स और देयर वार्ड्स ऑफ द वर्कर्स। सो अगेन द सेम थिंग, एम्प्लॉयर शुड, दैट्स द एम्प्लॉयर मीन्स ओनर, यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है should hold the industrial assets for himself for the benefits of his workers and for the society। मतलब वो खुद के लिए भी रखे, वो अपने वर्कर्स के लिए भी मतलब कुछ इनिशिएटिव्स ले और अपने सोसाइटी के लिए भी काम करे एंड प्रोवाइड द फंड्स फॉर द वेलबींग ऑफ देयर एम्प्लॉयज। सो ये हमने कर लिया पैटर्नलिस्टिक थ्योरी। नेक्स्ट इज दिस प्लेकेटिंग थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। प्लेकेटिंग मतलब शांत करना, एक तरीके से अभी विल डिस्कस इसके पीछे एक स्टोरी भी। बट इसमें होता क्या है, अगर आप टाइम टू टाइम पीरियोडिकल वे में लेबर वेलफेयर के इनिशिएटिव्स लेते रहेंगे तो इससे जो वेलफेयर का गुस्सा है या फिर जो भी ग्रीवांसेस हैं वो एड्रेस होती रहेंगी और वो शांत रहेंगे और अपना काम अच्छे से करते रहेंगे। सो दीज आर सम काइंड ऑफ पैसिफायर्स विच कम विद अ फ्रेंडली जेस्चर। सो आप ये टाइम, जैसे कि कोई लेबर है उसके कुछ इश्यूज हैं, ग्रीवांसेस हैं,
तो अगर आप उसे टाइम टू टाइम एड्रेस करेंगे तो वो ग्रीवांसेस स्ट्राइक का रूप कभी लेगी ही नहीं, वो अपने आप एक स्मूथली वे में रन करती रहेगी और अपने आप एड्रेस होती रहेगी। तो इसका एग्जांपल हम लोग एक प्रेशर कुकर से ले सकते हैं। जिस तरीके से प्रेशर कुकर में टाइम टू टाइम प्रेशर बनता रहता है, बट उसमें एक जो सीटी दी होती है जिसकी वजह से वो प्रेशर रिलीज होता रहता है। इसी वजह से अगर कोई प्रेशर डेवलप हुआ, आपने एक लेबर वेलफेयर का कोई इनिशिएटिव लिया, उसके बाद वो प्रेशर रिलीज हो जाता है एंड देन आपका जो भी इंडस्ट्रीज है या फिर जो भी फैक्ट्रीज है वो आराम से रन करती रहेंगी। नाउ लेबर ग्रुप्स यहाँ पे क्या होता है, मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लेबर ग्रुप है, दे आर बिकमिंग बेटर ऑर्गेनाइज्ड, दे आर डिमांडिंग, दे आर मिलिटेंट, उनके डिमांड्स इसलिए फुलफिल होने चाहिए, और दे आर मोर कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स एज वेल एज प्रिविलेजेस। सो द नेक्स्ट थ्योरी, पब्लिक रिलेशंस थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे पब्लिक रिलेशंस अच्छे करने के लिए जो भी इनिशिएटिव, मतलब जो भी इनिशिएटिव यहाँ लिए जाते हैं वो इसलिए लिए जाते हैं अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए या पब्लिक रिलेशंस अच्छे करने के लिए। इसको इन शॉर्ट आप ऐसे कर सकते हैं, अगर कोई किसी पे कोई ब्लेम लगा या फिर कोई करप्शन का चार्ज लगा या फिर कोई मर्डर का बाई चांस मीन्स अगर कोई एक्सीडेंट का ही इल्जाम लग गया, तो उस केस में वो क्या करता है, अपनी कोई छोटी सी मतलब छोटा सा कुछ सोसाइटी के लिए काम करेगा और वो बोलेगा कि मैं सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ, और आप इसे परचेज करेंगे तो इसका कुछ पार्ट अब सोसाइटी को प्रोवाइड होगा। इनडायरेक्टली वो ये नहीं बोलेगा कि इसका मेजर पार्ट तो मैं खुद अपने प्रॉफिट लिए रख रहा हूँ, बट वो ये जरूर बोलेगा कि इसका 10% मैं सोसाइटी के लिए जाएगा अगर आप ये आप कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं तो। इसकी वजह से क्या होगा कि उनकी कंपनी प्रमोट होगी, और ऐसा भी साइन मतलब हमें शो होगा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, ये सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ सोचती है, बट वो अपना प्रॉफिट भी देखती है, काफी मेजर चंक तो उनके पास ही रहता है। इसलिए इसको बोला जाता है पब्लिक रिलेशंस थ्योरी। नाउ दिस थ्योरी प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर एन एटमॉस्फेयर ऑफ गुडविल बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट एंड द पब्लिक। अब यहाँ पे जो भी लेबर वेलफेयर प्रोग्राम्स लिए जाते हैं, दे वर्क एज अ सॉर्ट ऑफ एन एडवर्टीजमेंट, एक एडवर्टीजमेंट का काम करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का एक गुड इमेज क्रिएट करते हैं, साथ के साथ एक हेल्दी रिलेशंस भी प्रमोट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द फंक्शनल थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर, जो कि वी कैन से मॉडर्न थ्योरी है, एंड इसको हम लोग एफिशिएंसी थ्योरी भी बोलते हैं। अब ये जो फंक्शनल थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर है, इसका कंसेप्ट क्या है कि अगर इंसान खुश है और हेल्दी है, तो अपने आप मीन्स इंसान बेसिकली यहाँ पे वर्कर को ही बोला जा रहा है, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो जरूर राइज होगी। तो अगर आप वेलफेयर मैकेनिज्म्स ले रहे हैं और अपने वर्कर्स को खुश कर रहे हैं टाइम टू टाइम, तो प्रोडक्टिविटी उस फैक्ट्री की ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, जिससे आपको ही फायदा होगा। सो हियर वेलफेयर इज यूज्ड एज अ मीन्स टू प्रिजर्व एंड डेवलप द एफिशिएंसी एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर। इसमें क्या है, more, or we can say more with this welfare mechanisms, higher the productivity। जितना आप welfare mechanisms या फिर welfare initiatives लोगे, उतना ज़्यादा productivity रहेगा, उतना ज़्यादा production बढ़ेगा। This will encourage labor's participation in the welfare programs। Now functions of labor welfare officer। अगर कोई labor welfare officer अपॉइंट होता है तो उसके functions क्या होंगे वो देखते हैं हम लोग। तो पहले नेशनल कमीशन ऑन वेलफेयर बनी थी, जिसने बोला कि जो भी लॉज इनैक्ट करे जा रहे हैं, तो वो लॉ कहती मतलब एक्चुअली उस टाइम पे लॉज इनैक्ट करे गए थे, तो जितने भी लॉज हमारे इनैक्ट करे गए हैं वो कहती है कि management should appoint a person to exclusively look for this welfare mechanisms or look after this welfare initiatives of their workers। मतलब जो भी उस कोई भी इंडस्ट्री है उसके कोई मैनेजमेंट है, तो वो मैनेजमेंट खुद से खुद एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करेगी, जो अपने वर्कर के वेलफेयर में जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उसको ऑब्जर्व करेगा, कंट्रोल करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, उसको रेगुलेट करेगा। एंड इसकी वजह से क्या होगा, इट विल हेल्प देम इन डिस्चार्जिंग देयर स्टैट्यूटरी ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेलफेयर मेजर्स। तो अब स्टैट्यूटरी ड्यूटीज इसलिए बोला गया है क्योंकि आप एक एक्ट के थ्रू ये ऑफिसर को मतलब ड्यूटीज प्रोवाइड कर रहे हो कि जो भी ये लेबर वेलफेयर ऑफिसर है वो ये अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करेगा। नाउ यहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर्स शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन के ही पार्ट होने चाहिए, एंड शुड नॉट बी कॉल्ड अपॉन द हैंडल लेबर डिस्प्यूट ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब अगर कोई वो लेबर डिस्प्यूट हैंडल करने आ रहे हैं, देन दे शुड कम इन बिहाफ ऑफ द वर्कर्स, not in the behalf of this management। Now the next is this committee on labor welfare। पहले तो हम लोग NCL का देखा, नेशनल कमीशन ऑन लेबर। नाउ अब हम लोग देखते हैं द कमिटी ऑन द लेबर वेलफेयर। अब ये जो लेबर वेलफेयर की कमिटी थी, इसने रेकमेंड करा है कि जो भी मैनेजमेंट है, इट शुड डेजिग्नेट वन ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स ऑफ
ऑफ देयर पर्सनल डिपार्टमेंट एज अ वेलफेयर ऑफिसर। अब उसमें तो हम लोग लॉ के थ्रू मैनेजमेंट को बोल रहे थे कि आप एक वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट करो और उसके बाद वो आपके इंडस्ट्री के वेलफेयर ऑफिसर को देखेगा। ये बोलती है कमेटी कि जो मैनेजमेंट है इट शुड डेजिग्नेट, उनके कोई पर्सनल डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर है जो कि बहुत ही केपेबल है, सूटेबल पर्सन है इस पोस्ट के लिए, तो उसे आप वेलफेयर ऑफिसर की तरह अपॉइंट करो। और वही ऑफिसर्स होने चाहिए जो कि प्रॉपरली क्वालिफाइड है इस पोस्ट को होल्ड करने के लिए एंड दे हैव द एप्टीट्यूड फॉर दिस वेलफेयर वर्क। नाउ लेबर वेलफेयर इन इंडिया, अब इसकी जरूरत क्यों है, मतलब क्यों हम लोग लेबर वेलफेयर की बात करते हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने काफी सारे एक्ट्स मतलब इनैक्ट करे हैं टू प्रोवाइड देम द इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड द सोशल सिक्योरिटी, बिकॉज इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। अब इसी इसके रिगार्डिंग एक आया था फैक्ट्रीज एक्ट। ये एक बोल्ड अटेम्प्ट है टू प्रोवाइड और एक्सटेंड ऑल दीज फैसिलिटीज टू द फैक्ट्री वर्कर्स। अब एम्प्लॉयर्स भी आजकल काफी ज्यादा अवेयर है, कॉन्शियस है अपने वर्कर्स के लिए, बिकॉज वो ये बात को समझते हैं कि अगर हम अपने वर्कर्स के लिए इनिशिएटिव लेंगे तो इससे क्या होगा, उनकी फंक्शनिंग इम्प्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो एक तरीके से वही है फंक्शनल थ्योरी, द एफिशिएंसी थ्योरी और द लेटेस्ट थ्योरी मॉडर्न थ्योरी। ट्रेड यूनियंस, अब ये ट्रेड यूनियंस की वजह से काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वर्कर्स को अवेलेबल हो चुकी हैं, मतलब प्रोवाइड करी जाती हैं, लाइक इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ये सब ट्रेड यूनियंस की वजह से हुआ है। अब इनका जो इस फेयर में पार्टिसिपेशन है वो इस वजह से है बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद दिस लेबर वेलफेयर एडवाइजरी कमेटी। सो जो ट्रेड यूनियंस है वो इनसे एसोसिएटेड है, इसलिए वो उनके लिए काफ़ी सारे वेलफेयर इनिशिएटिव्स लेती है या उनके फेवर में डिसीजंस या फिर अपना उनका पर्सपेक्टिव सामने रखती है। फॉर एग्जाम्पल दिस एजुकेशनल एंड कल्चरल अपलिफ्टमेंट ये भी पॉसिबल हुआ है सिर्फ ट्रेड यूनियंस की वजह से। सो वी हैव डिस्कस दिस, हम लोग बाद में इसके बारे में काफ़ी पढ़ेंगे बट अभी ये शॉर्ट में ही है। नाउ नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी। अब तक हमने जितना भी पढ़ा है वो था लेबर वेलफेयर के बारे में। अब लेबर वेलफेयर में क्या है कि आप अपने वर्कर्स के लिए कितने सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, वो सारी चीजें लेबर वेलफेयर में थी। अब यहाँ सोशल सिक्योरिटी में क्या है, लोगों के लिए, पॉपुलेशन के लिए जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है। जैसे कोई इंसान बूढ़ा हो चुका है तो वो रिटायर हो चुका है, अब उसके पास क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए वो सब सोशल सिक्योरिटी में आती है। या फिर कोई काम करते करते डिसेबल हो गया या फिर मतलब उसकी डेथ हो गई एटसेट्रा। सो इन सब केसेस में उसे क्या मतलब नेसेसरी नीड्स हैं जो प्रोवाइड होनी चाहिए वो सब सोशल सिक्योरिटी में कवर होती हैं। फॉर एग्जांपल फूड, शेल्टर, हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द पॉपुलेशन। नाउ इसमें बेसिकली टारगेट हम लोग करते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स को, लाइक चिल्ड्रन, एल्डरली, सिक, अनएम्प्लॉयड। नाउ ये डेफिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया था, मींस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा भी गया था। जैसे अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बेवरेज सोशल सिक्योरिटी क्या है, इट्स एन अटैक ऑन 5 जाइंट्स। तो उन्होंने शायद 5 जाइंट्स दिए थे और बताया था ये किन की डेफिनेशन थी। तो सोशल सिक्योरिटी इज एन अटैक ऑन 5 जाइंट्स। कौन से हैं वो 5 जाइंट्स? वांट्स, दैट इज डिजायर्स, डिजीज, इग्नोरेंस, स्क्वालर एंड आइडलनेस। यहाँ पे इग्नोरेंस बेसिकली अवेयरनेस को बोला जा रहा है या फिर लैक ऑफ एजुकेशन एटसेट्रा, इन सबको बोला जा रहा है। नाउ स्क्वालर क्या होता है? Squalor means security against all those evils which arise from this unplanned unorganized growth of the cities। मतलब अगर किसी सिटी का unplanned growth होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे स्लम का राइज होगा, वहां पे काफी सारी डिजीजेस आएंगी। तो जिसकी वजह से जो भी, अब ये अनप्लान्ड ग्रोथ बेसिकली काफी रीजन से होता है। अगर आप माइग्रेट कर रहे हैं किसी विलेज एरिया से किसी टाउन में या फिर कोई सिटी में, तो एक्चुअली होता क्या है, प्लान्ड ग्रोथ में होता है कि उनको पता होता है कि कितने लोग आ रहे हैं, कैसी प्लानिंग चल रही है। अनप्लान्ड में हमें कुछ पता नहीं होता है, तो इसलिए इसको स्क्वालर बोला गया है। तो आप ये 5 जाइंट्स देख सकते हैं। नाउ जो सोशल सिक्योरिटी है, जितने भी एक्ट्स बने हैं सोशल सिक्योरिटी के अंदर, वो सारे के सारे पॉलिसिंग थ्योरी और पुलिसिंग थ्योरी के अंदर बने हैं, जो हमने फर्स्ट थ्योरी डिस्कस करी थी, जिसमें कि जो एम्प्लॉयर है वो काफी सेल्फिश है और वो अपने एम्प्लॉय के लिए इनिशिएटिव नहीं लेता है। इसलिए हमें एक्ट्स लाने की जरूरत पड़ती है ताकि हम उनके फेवर में इनिशिएटिव्स ले सकें। सो जितने भी एक्ट्स बनते हैं सोशल सिक्योरिटी में वो इस थ्योरी के अंदर बनते हैं। और सोशल सिक्योरिटी में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को, हेल्थ प्रोवाइड करते हैं और ओल्ड एज में टारगेट करते हैं उनको, मतलब उनके लिए बेनिफिट्स और वेलफेयर मैकेनिज्म्स लेते हैं। अगर उनको इंजरी होती है तो हम उन्हें कंपनसेट करते हैं, और अगर डेथ होती है तो हम उन्हें उनको या फिर उनके फैमिली को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू मॉरिस ट्रैक, ये डेफिनेशन भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है।
सोशल सिक्योरिटी क्या है? सोशल सिक्योरिटी एक प्रोग्राम है जो कि आप मतलब सोसाइटी में जो भी कंटिजेंसीज आती हैं उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब ये कंटिजेंसीज कौन-कौन सी हैं? कंटिजेंसीज ऑफ लाइफ, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, लाइक सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड ओल्ड एज। तो इन सब केसेस में दीज ऑल आर द कंटिजेंसीज ऑफ लाइफ एज पर दिस डेफिनेशन। सो अगर ये सब चीजें अराइज होती हैं तो सोशल सिक्योरिटी इनको टारगेट करके इनके इन सब के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड अब ये माना जाता है इस थ्योरी में कि जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को इनके इन सब के अगेंस्ट मतलब अपने आप को इन सब से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसे इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी? अभी तक हम वही डिस्कस करते आए हैं, बट लेट्स गिव अ लुक। मैकेनिज्म टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दिस प्रॉब्लम्स ऑफ इनसिक्योरिटीज। इट्स अ ग्रुप एफर्ट, नॉट द इंडिविजुअल एफर्ट। Protects the workers from various contingencies of life, and it's a collective effort of employee, employer और government. इसमें तीनों लोग involve होते हैं, so it's a collective effort. सोशल सिक्योरिटी वैसे तो इन टोटल 3 वेज में प्रोवाइड होती हैं, बट हम जब आगे पढ़ेंगे तो विल डिस्कस ओनली द 2, दैट्स सोशल असिस्टेंस एंड सोशल इंश्योरेंस। सो वैसे तो सोशल सिक्योरिटी 3 तरीके से प्रोवाइड हो सकती है, सोशल असिस्टेंस, सोशल इंश्योरेंस एंड दिस पब्लिक सर्विस। नाउ जितने भी सोशल सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स हैं दे आर ऑल्सो डायनेमिक। हमने लेबर वेलफेयर में पढ़ा था कि जितने भी लेबर वेलफेयर इनिशिएटिव्स हैं दे आर डायनेमिक, दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कंट्री टू कंट्री एंड विद टाइम, विद एज एटसेट्रा। इन अ सिमिलर वे all social security programs differ from country to country. एक country से दूसरे country वेरी करती है, person to person, place to place वो वेरी करती है। Then next is what are the objectives of the social security? अब ये social security objective क्या है? लोगों के अंदर confidence पैदा करना, to instill the confidence among people that the standard of living, quality of life won't be affected due to contingencies। मतलब उनके अंदर confidence लाना कि अगर by chance आपके life में कोई contingencies आती है, like आप आगे चल के disable हो जाते हैं, या फिर आपकी death हो जाती है, या फिर आपका job चली जाती है, आप unemployed हो जाते हो, या फिर आप बूढ़े हो जाते हो, इन सारे contingencies में आपका हम मतलब देखभाल करेंगे, आपके लिए ये एफर्ट्स लिए गए हैं। तो उनके अंदर अगर आप ऐसे एक्ट्स प्रोवाइड करोगे तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो जैसे आप इंश्योरेंस देखती है ना, इंश्योरेंस के काफ़ी सारे प्लान्स होते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स में किसी का अगर कोई बॉडी पार्ट कट जाता है तो फिर उसको कुछ कंपनसेशन अमाउंट मिलता है। तो ये सारे चीज़ें पहले से ही रहती हैं, अब इसीलिए वो एम्प्लॉय है वहाँ पे काम करना चाहता है। नाउ मैकेनिज्म टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज एंड बूस्ट देयर मोरल। वो कॉन्फिडेंट रहेंगे कि अगर बाय चांस मैं आगे जाके सर्व नहीं कर पाया या फिर मेरी डेथ होगी तो मेरी फैमिली की देखभाल कौन करेगा। तो इस इन सब केसेस में उनको अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है उनकी फैमिली को। इट बेसिकली एम्स एट कवरिंग 3 टाइप्स ऑफ रिस्क्स। ये हम लोग सोशल असिस्टेंस सोशल सिक्योरिटी कर रहे हैं, इसके अंदर विल डिस्कस दिस सोशल असिस्टेंस एंड सोशल इंश्योरेंस। सो सोशल जो सिक्योरिटी है ये 3 टाइप के रिस्क को कवर करती है। एक है सिकनेस, बीमारी, दिस एम्प्लॉयमेंट इंजरी, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं और काम करते वक्त आपको कोई इंजरी होता है तो उसको भी कवर करती है। और एक है मेच्योरिटी, दैट इज ओल्ड एज, अगर आप बूढ़े हो गए हैं तो भी आपको कवर करती है बाद में, मतलब आपको पेंशन के रूप में। नाउ स्कोप है तो स्कोप बेसिकली इन 3 सॉल्यूशंस को कवर कर रहा है, मेडिकल केयर प्रोवाइड करके, पेंशन प्रोवाइड करके एंड वेलफेयर अंडर बेनिफिट्स प्रोवाइड करके। नाउ मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग द सोशल सिक्योरिटी। अब यहाँ पे 2 तरीके से सोशल, वैसे तो हमने 3 तरीके पढ़े थे बट विल डिस्कस हियर 2, सोशल असिस्टेंस बिकॉज यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड सोशल इंश्योरेंस। आज हम लोग सिर्फ सोशल असिस्टेंस के बारे में देखेंगे, कल हम लोग सोशल इंश्योरेंस के बारे में देखेंगे। अब एक माइनर सा डिफरेंस दोनों में बता देती हूँ। सोशल असिस्टेंस में क्या होता है, आपसे कोई भी कंपनसेशन या फिर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं मांगा जाता, बस आपको दिया जाता है यहाँ पे। और सोशल इंश्योरेंस में क्या होता है, आपसे बोला जाता है हम आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, अगर आप 65 एंड अबव हो गए तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगी, पेंशन बेनिफिट्स मिलेंगी, लेकिन आप जब जॉब कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वो आ जाता है सोशल इंश्योरेंस में। और सोशल असिस्टेंस में क्या है, आपने बता दिया कि जितने भी बीपीएल कैटेगरी के पीपल हैं या फिर कुछ ऐसी कैटेगरीज डिफाइन कर दी और बोला कि मैं इन कैटेगरी के लोगों के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, या फिर ये जो लॉ है ये उन वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए एप्लीकेबल है। Now we'll discuss this social assistance now. Social assistance में क्या है, it's one of the oldest forms of social security. It's a kind of help, मतलब आप उससे कुछ मांग नहीं रहे, बस आप उनको दे रहे हैं। So it's a kind of help with certain conditions and legalities. अब ये conditions and legalities क्या है
कि आपका बीपीएल कैटेगरी में होना अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ कुछ ऐसे ही होते हैं, तभी वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड होगा। जैसे आप राशन कार्ड प्रोवाइड करते हैं, मतलब राशन प्रोवाइड करते हैं, उसमें भी होता है ना कि आपकी इतनी इनकम होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों से, मतलब सब्सिडीज वगैरह। सो अब ये सर्विस प्रोवाइड्स बेनिफिट्स टू पर्सन ऑफ स्मॉल मीन्स एज अ राइट, मतलब यही सब चीजें लिखी गई हैं। अब देखो, यहाँ पे जो भी आपको सोशल असिस्टेंस, मतलब आपको जो भी राशन या फिर जो भी यहाँ पे वेलफेयर इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, वो सारे कैसे दिए जा रहे हैं? टैक्सेशन से। मतलब हम जो टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, सरकार वही पैसा यूज करके तो आपको सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। मतलब जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन्हें सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। सो इट्स अ काइंड ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ कम्युनिटी, मतलब हम लोग एंड गवर्नमेंट। तो ये हम दोनों ही मतलब हम भी, हमारा भी कंट्रीब्यूशन है सोशल असिस्टेंस की तरफ, क्योंकि हम टैक्स पे कर रहे हैं, सरकार उसी टैक्स को यूज करके वेलफेयर मैकेनिज्म्स और फॉर द सोसाइटी और सोशल सिक्योरिटी के लिए ले रही है। नाउ सोशल असिस्टेंस के फीचर्स क्या हैं? इसका पहला फीचर, जितना भी कॉस्ट है कोई भी प्रोजेक्ट का, वो सारा का सारा सरकार मीट करती है थ्रू टैक्सेशन। मतलब यहाँ पे सरकार नहीं बोलेगी आप बीपीएल कैटेगरी में हो, चलो आप इतना अमाउंट पे करो मंथली, ऐसे नहीं बोलेगी। यहाँ पे सरकार बस एक क्राइटेरिया दे देगी कि जो भी लोग इतने इनकम से इतने हैं, इनको हम ये राशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, सब्सिडी प्रोवाइड करना चाहते हैं, एंड दे आर मीन्स एलिजिबल टू गेट ऑल दीज बेनिफिट्स। सो यहाँ पे जो भी कॉस्ट है प्रोजेक्ट का, वो सारा का सारा गवर्नमेंट लेगी। और थ्रू टैक्सेशन, जो हम उन्हें टैक्स, जो केपेबल लोग हैं वो टैक्स पे कर रहे हैं, सो एज टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू इनकेपेबल पीपल, और जो इतना अर्न नहीं कर सकते या फिर वो बीपीएल कैटेगरी में है। सेकेंड इज दिस बेनिफिट्स पेड एज लीगल राइट्स, मतलब यहाँ पे ना कोडिफाई करा गया है लॉ को। तो अब ये जो भी बेनिफिट्स हैं वो एक तरीके से लीगल राइट्स हैं, जो भी वर्क, जो भी we can say targeted groups है उनका। now these are designed to help people who are in financial difficulties, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये एक तरीके का यूनिलेटरल ऑब्लिगेशन है कम्युनिटी का, मतलब ये बाय डायरेक्शनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उनकी हेल्प कर रहे हैं तो वो भी हमारी हेल्प करेंगे। इट्स अ काइंड ऑफ अ यूनिडायरेक्शनल, और वी कैन से यूनिलेटरल ऑब्लिगेशन ऑफ द कम्युनिटी। एंड इसमें कोई मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। ये किसका काम करते हैं? सोशल असिस्टेंस का। नाउ नेक्स्ट इज द स्कोप। मेडिकल केयर अगेन इन द टाइम ऑफ इलनेस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सोशल असिस्टेंस है। कैश अलाउंस दे रहे हैं इन केस ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट इंजरी, या फिर आप फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सब एक तरीके से सोशल असिस्टेंस है, क्योंकि आप इनसे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मांग रहे। नाउ वेरियस स्कीम्स जो कि इनेक्ट करी गई है सोशल असिस्टेंस में, एक है वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923, देन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, देन ओल्ड एज बेनिफिट्स एंड द पेंशन। सो इनको हम डिटेल में बाद में करेंगे, बट अभी शॉर्ट में देखते हैं। वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 क्या है? इट प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू वर्कमेन एंड देयर डिपेंडेंट्स इन केस ऑफ इंजरी एंड एक्सीडेंट अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिजल्टिंग इन डिसेबल डेथ। तो नाम से ही लग रहा है कंपनसेशन, आप काम करते करते आपका कोई हाथ कट गया या फिर आपकी मतलब बाय चांस डेथ हो गई, तो इन दैट केस ये आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ इंजरी, आपको किस तरीके की इंजरी हुई है, और फिर आपके जो भी मंथली एवरेज है, मतलब इससे पहले जो आपके वेजेस थे, मंथली वेजेस, उसका एवरेज लिया जाएगा, उतना अमाउंट पे होगा आपको। एंड एज ऑफ द वर्कमैन। सो ये फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करके आपको कंपनसेशन अमाउंट मिलता है। नाउ एन एम्प्लॉयर, मतलब जो आपको एम्प्लॉय कर रहा है, इज लाइबल टू पे कंपनसेशन इफ द पर्सनल इंजरी इज कॉज टू अ वर्कमैन बाय एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ द मीन्स, अगर काम, ये मतलब वो लाइबल रहेगा, उसकी जिम्मेदारी है आपको पे करना अगर काम करते वक्त कोई ऐसा इंजरी होता है। द नेक्स्ट इज दिस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, मतलब अगर कोई विमेन प्रेग्नेंट है और या फिर उसका मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद या पहले, उसको पेड लीव की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। वैसे तो 26 वीक्स की मिलती है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। एंड इट्स प्रोवाइडेड टू प्रोवाइड देम द मैटरनिटी बेनिफिट एंड सर्टेन अदर बेनिफिट्स। ओल्ड एज बेनिफिट के लिए आया था नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जो कि बहुत ही ज्यादा सक्सेस रहा। इट्स अ एज अ रिस्पॉन्स टू द डिप्राइवेशन एंड सिक्योरिटी फेस्ड बाय एजेड पीपल। सो मतलब जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो अर्न नहीं कर सकते, बट फिर वो काफ़ी सारी फैसिलिटी से डिप्राइव होते हैं, इनसिक्योरिटी होती है, तो उनको सपोर्ट करने लिए नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम आया था। फिर बाद में इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम आया, जिसमें इन्होंने क्राइटेरिया, मैंने बताया था कि कुछ क्राइटेरिया रखते हैं कि या तो 65 या उससे ऊपर की एज होनी चाहिए और बीपीएल कैटेगरी में होनी चाहिए, उन्हीं को ये ओल्ड एज बेनिफिट्स मिलेंगी। तो ये सोशल असिस्टेंस का प्रोग्राम है।
नाउ पेंशन बेनिफिट्स, जो हमारी एक PFRDA बॉडी है, दिस पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस पेंशन बेनिफिट को प्रोवाइड करने के लिए इनैक्ट करी गई थी 2003 में। अब ये क्या करती है, प्रमोट, इस्टेब्लिश एंड रेगुलेट द पेंशन फंड्स। अब जो प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द गार्जियन ऑफ दिस PFRDA ऑफ इंडिया। नाउ टाइप्स ऑफ पेंशन, पेंशन में या तो मेंबर को ही पेंशन मिल रहा है या उसकी फैमिली को मिल रहा है अगर उस मेंबर की डेथ हो गई है, या फिर आप एक स्कीम सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। अब स्कीम सर्टिफिकेट क्या है, पेंशन के लिए एक एज होती है, उसके बाद ही आपको पेंशन मिलना शुरू होती है ना। बाय चांस आप उस एज पे अभी नहीं आए हैं, सो आपको वो स्कीम सर्टिफिकेट मिलता है। अब जैसे दिस स्कीम सर्टिफिकेट इज इशूड टू अ मेंबर who has not attained the age of 58 while leaving the establishment। अगर वो उस कंपनी को छोड़ रहा था और उसने अपना काफी साल वहां पे काम करा है पर उसकी एज अभी 58 नहीं हुई है, तो वो पेंशन बेनिफिट्स नहीं ले सकता, तो वो एक स्कीम सर्टिफिकेट वहां से इशू करता है जिसमें काफी सारी चीजें लिखी होती हैं कि आप यहाँ पे ये सर्विसेज करके, मतलब आपने यहाँ पे ये काम करा है तो आपको ये सर्विसेज मिल रही हैं। और फिर अगर वो दूसरी कंपनी में और या फिर दूसरी स्टैब्लिशमेंट को ज्वाइन करता है तो वो ये स्कीम सर्टिफिकेट वहां पे सरेंडर कर सकता है, उसके ऊपर है। अब इस जो सर्टिफिकेट है उसमें ये लिखी होती है कि प्रीवियस स्टैब्लिशमेंट्स को क्या क्या सर्विसेज मिल रही थी और अभी जो जिसमें आया है उसमें उसको क्या क्या मिलेंगी। नाउ अगर वो रिटायरमेंट एज पे पहुंच जाता है, इन दैट केस वो सीधे पेंशन के लिए अप्लाई कर दे बाय सरेंडरिंग दिस स्कीम सर्टिफिकेट। लेकिन इसके लिए कंपलसरी सिचुएशन है कि उसको टोटल सर्विस कम से कम 10 साल के लिए तो करना ही पड़ेगा। नाउ टाइप ऑफ सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स, अब यहाँ पे सोशल असिस्टेंस के भी दो टाइप हैं, ट्रांसफर प्रोग्राम एंड सोशल सर्विसेज। ट्रांसफर प्रोग्राम में क्या है, आप उनको कैश में बेनिफिट दे रहे हो, इन काइंड बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब आप उन्हें कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हो इंडिविजुअल को, फैमिलीज को। सोशल सर्विसेज में क्या है कि अगर कोई मतलब ये एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप को टारगेट करता है। जैसे अगर कोई लो एजुकेशन ग्रुप है, मतलब लो एजुकेशन या फिर लो अवेयरनेस वाला ग्रुप है, मतलब लोग वहाँ पे एडुकेटेड नहीं है, इन दैट केस आप उनके लिए एक एजुकेशन कैंप स्टैब्लिश कर देंगे जहाँ पे वो अवेयर हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर वो ड्रग एडिक्ट हैं तो आप उनके लिए एक कैंप कर देंगे जिसमें ये ड्रग एडिक्शन जो है उसको कम किया जा सके, अवॉइड किया जा सके। मतलब ये सब चीज़ें स्पेशलाइज्ड असिस्टेंस, तो एक तरीके से ये सोशल सर्विसेज में आता है। वेरियस कैटेगरीज होते हैं सोशल, लाइक पब्लिक वर्क, प्राइस सब्सिडीज, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स में ये हो सकता है। इन काइंड, इन कैश, मतलब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाएगा, बस आपके लिए काम किया जाएगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद दिस सोशल इंश्योरेंस एंड उसके बाद हम देखेंगे कि सोशल असिस्टेंस और इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। वैसे तो आपको अभी समझ आ जाएगा जैसे ही मैं सोशल इंश्योरेंस बताऊंगी और काफ़ी कुछ समझ भी आ चुका होगा। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।